नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी अहम खबर से। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि फ़ौज को किसी भी गैर आईनी इकदाम से रोकेंगे। फ़ौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने शहरियों पर गोलियां जो हैं वो नहीं चलाई हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जो है वो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस पर भी करेंगे बात। एतजाज़ अहसन साहब का भी एक मकालमा चीफ जस्टिस के साथ हुआ, क्या बात की उन्होंने, उस पर भी होगी बात। वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं जी कि 12 कहू मनसूबे की इफ्ताही तकरीब से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि ताने दिए गए कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासी दश्त पर 38 साल गुजर गए, कभी भी ज़ाती मुफाद के लिए सिपहसालारों से मुलाकातें जो हैं वो नहीं की। केपी से एक अहम अपडेट आ रही है जी। परवेज़ खटक की जमात ने पीटीआई को इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। किस किस्म का इत्तेहाद है, क्या जो बातें या कयास आइयाँ इसके हवाले से की जा रही थी वो दुरुस्त साबित होंगी। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जहाँ एक तरफ ये कहा गया कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, वहाँ जावेद लतीफ़ साहब जैसा कि हम हमेशा ही देखते हैं कि थोड़ा अलग राय उनकी होती है, वो इसके साथ सामने है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। ये किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं और क्या अपनी पार्टी से उनका ये मुतालबा है या क्या है, इस पर भी होगी बात। 5 अगस्त 2019 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन माना जाता है। जी हाँ, मकबूजा कश्मीर की असल हालत तब्दील करने के 4 साल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे 5 अगस्त को। इसके हवाले से भी हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? आप कैसी हैं? आप खैरियत से? आगाज़ करेंगे जी बुखारी साहब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो केस चल रहा था, समाअत हुई है उसकी और गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन उसके बीच में जो तमाम अपडेट्स हैं या फिर मकालमे हैं या फिर चीफ जस्टिस साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके वो काफ़ी दिलचस्प हैं और उसके हवाले से जो है मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। आगाज़ कर लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ का मैं जिक्र भी कर चुकी हूँ और कुछ यकीनन आपके इल्म में भी होंगी। फ़ौज को किसी भी गैर आइनी इकदाम से रोकेंगे और फिर उन्होंने फ़ौज की तारीफ उन्होंने कहा कि करनी चाहिए कि शहरियों पर उन्होंने गोलियां जो हैं वो नहीं चलाई। तो इस तरह के कुछ अहम स्टेटमेंट। ये तो आपने हवाला दे दिया कि जो इस वक्त अदालत के अंदर केस चल रहा है, जिसकी हियरिंग हो रही है, उसकी तफसील पर उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा बाद में आते हैं। 2-3 चीज़ें पहले उससे अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, क्या किसी मुअज़्ज़ज़ माशरे में उसकी इजाज़त दी जा सकती है? नहीं। क्या ये राइट लोगों के पास होना चाहिए कि वो पेट्रोल बम लेके एयरोड्रम्स में दाखिल हो जाएं? वो कोर कमांडर की वर्दियां पहन के उसको लाठियों के ऊपर लटका के और कोर कमांडर के घर रैंसैक कर दें? क्या अस्करी टावर को बर्बाद करने का लाइसेंस है किसी के पास? मैं एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ उसका हिस्ट्री में, विच इज़ वेरी रिसेंट। जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब के होते हुए हुआ था अमेरिका में, आपने देखा उसका क्या मंतकी अंजाम निकला। उनकी प्रेसिडेंसी तो गई सो गई और वो 3 दफ़ा जो है 3 बार इंडाइट हो चुके हैं 3 मुख्तलिफ केसेस में। और उनके जो हवारी उस वक्त कैपिटल हिल पर चल दौड़े थे, उनसे ज़रा पूछ के तो देखें जाके, कोई 18 साल के लिए अंदर है, कोई 20 साल के लिए अंदर है। सही। ये मैंने जिक्र इसलिए छेड़ा है कि जो मुआशरे में, चाहे वो एंग्लो सेक्सन लॉज हों, चाहे वो इस्लामिक लॉज हों, चाहे वो किसी भी मुल्क के मकामी लॉज हों, उन सब में 3 तरह की सज़ाएँ होती हैं। एक होती है प्रोडक्टिव पनिशमेंट, यानी ऐसी सज़ा जिससे आप किसी बंदे की बेहतरी चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी भूखे शख्स ने, गरीब शख्स ने चोरी कर ली है, तो बजाय इसके कि आप उसके हाथ काट के फेंक दें, आप उसको उसकी सज़ा के दौरान कोई हुनर सिखा दें ताकि वो बाहर निकल के फिर चोरी करने की बजाय या भीख मांगने की बजाय रिस्पेक्टेबल कोई काम कर ले जिसकी वेजेस है। इसको कहते हैं जी प्रोडक्टिव पनिशमेंट। दूसरी है प्यूनिटिव। आपने किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल लिया है, आपको प्रोडक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आपको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि आप उससे बाज रहें। एक होती है जो अल्टीमेट है, दैट इज डेटरेंट पनिशमेंट। ऐसी सज़ा जिसके तसव्वुर से लोग जुर्म करने से बाज रहे, जिसको मिसाल बनाया जा जिसको मिसाल, इबरत, जिसको कहते हैं इबरतनाक सज़ा। मुझे बताइए कि वो लोग जो इस कौम के डिफेंडर्स हैं सरहदों के सॉरी, वो लोग जो जाके अपनी जानें कुर्बान करते हैं जब जंग लगती है, उनके बारे में कहा यह जाता था जी कि इनका कोई आईनी रोल नहीं है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बकवास और बेमानी बात नहीं हो सकती। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था, फिर करता हूँ कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनल, उसके प्रियम्बल के आर्टिकल 3 में लिखा था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान आइडियोलॉजी और पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। और दूसरी बात ये लिखी थी कि जो शख्स भी इनके बारे में बुरी शोहरत फैलाए, यानी
अंग्रेजी के लफ्ज ये हैं कि एनीवन हु ब्रिंग्स द आर्म्ड फोर्सेस इनटू डिसरिस्प्यूट, वो आर्टिकल 6 के तहत ट्राई होगा। ये आईनी था, और इसी के एतबार से जैसा मैंने कहा कि जब उन्होंने ये काम करना है कि इन दो चीज़ों की हिफाजत करनी, तो आईनी रोल तो है ना उनके पास। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आ जाए 9 मई पे। 9 मई पे वो सब कुछ हुआ जो पाकिस्तान में इससे पहले कहीं नहीं हुआ और किसी मुल्क में कभी नहीं हुआ। लिहाजा उसको एक आम केस की तरह से ट्राई करना बेमानी बात है, बिल्कुल बेमानी बात है, बेतुकी बात है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये। आपके पेट में बड़ा दर्द उठ रहा है कि जनाब वो 102 लोग जो पकड़े हुए हैं, हाय अल्लाह उनके खिलाफ कहीं कुछ हो ना जाए। जब आप ये कहते हैं तो आप दूसरी सांस में ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बिला वजह पकड़ के ले गए, फौज उठा के ले गई उनको बिला वजह। ऐसा कुछ नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनको बाकायदा कानून के तहत पकड़ा गया है। जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये 1952 से चल रही हैं। आज के चीफ जस्टिस साहब को जो इसमें ऐब और खराबियां नजर आती हैं, उनसे पहले मैं चंद नाम पेश करता हूँ आपके सामने। जस्टिस AR कार्नेलियस, दुनिया ने उनको रिकग्नाइज किया कि ही वॉज ए मोस्ट कॉम्पिटेंट जज। जस्टिस राणा भगवंत दास, बहुत बड़ा नाम है जूरिस्प्रूडेंस के एतबार से। जस्टिस याकूब अली, जस्टिस अब्दुल, ये वो हैं सारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस सैयद सजाद अली शाह, इफ्तिखार चौधरी, नसीम हसन शाह, नासरुल मुल्क, जवाद खाशा, उनको तो कोई खामी नजर नहीं आई थी इस कानून में। वो बेवकूफ़ थे, जाहिल थे, उनको पता नहीं था। आज जो चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि ये पैरेलल इंसाफ का सिस्टम है। कैसे ये पैरेलल सिस्टम है? इसके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है, फिर ये कैसे हो गया पैरेलल? और अगर ये पैरेलल था तो 1952 से अब तक ये तमाम जजेस खामोश क्यों थे? हाँ, बोलना चाहिए था। ठीक है, असल में किसी और के लिए पेट में दर्द है, वो सबको मालूम है, और ये इसमें अफाका हो जाएगा 16 सितंबर के बाद, आप देखिएगा। नहीं तो यकीनी तौर पे ये अब ये जो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब को भी इस चीज़ का अदराक था कि वो इधर के स्टेटमेंट्स या उधर के स्टेटमेंट्स देके चीज़ों को बैलेंस करके इसको छोड़ा जा सकता है। गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी, अब इसकी कोई और हेयरिंग होने वाली है या फिर 16 सितंबर तक? देखिए, यकीनी तौर पे इसको किसी न किसी मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाना है। नहीं तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने इस केस को सर्द खाने में डाल दिया है। इसकी प्रोसीडिंग होगी, डेफिनेटली इसको वो आगे कंटिन्यू होगी। अगला आने वाले जो चीफ जस्टिस, नहीं, मेरे ख्याल से ये कोई ना कोई कारनामा करके जाएंगे। अच्छा, करके हाँ, मुझे लगता है यूं कि कोई कारनामा करेंगे। अब आ जाए जनाब प्रोसीडिंग्स की तरफ। ठीक, जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें भी बहुत सारी हैरान कुन बातें कही भी गई हैं और की भी गई हैं। मिसाल के तौर पर वो ये फरमा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इकदाम था कि फौज ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है और अवाम पर गोलियां नहीं चलाई। लेकिन एक और अकले कुल वहाँ मौजूद थी जिनका नाम एजाज हसन है, जो ना अपनी पार्टी के हैं ना किसी के हैं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं चलाई जनाब गोलियां उन्होंने? जब उन पर हमला हुआ था तो जज साहब ने कहा मुझे दुख हुआ है इनकी बात सुन के। ये हो रहा है कोर्टों में। ठीक है जी, आगे आ जाइए जनाब। दूसरी बात यह है, सिविलियंस और नो सिविलियंस, एनीवन हु कमिट्स ए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट इज आंसरेबल। उसकी सजा जजा सब कुछ मुतय्यन है और आइन के मुताबिक है। ये मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं किसी आइन के बगैर नहीं बनी थी, ये आइन में बनी थी। आइन ने उनको ये इख्तियार दिया था। चलिए जनाब आगे आ जाएं। वो ये फरमाते हैं जस्टिस मुनीब साहब के बुनियादी इंसानी कानून साजों की सवाबदीद पर नहीं छोड़ सकते। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का काम नहीं है कानून बनाना, तो हम बनाएंगे। आप मुझे बताइए, किसी अदालत के पास कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का हक है? नहीं। पर हाउ कैन दे से दिस? लुक एट व्हाट ही हैज सेड। कि उन पर नहीं छोड़ सकते तो फिर किस पे छोड़ेंगे? फिर पेंटागन पे छोड़ेंगे, रॉ पे छोड़ेंगे, किस पे छोड़ेंगे? तो पार्लियामेंट ने करनी है लेजिस्लेशन तो। एनीवे, ये सब कुछ हो रहा है वहां पर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेके बहुत सारी बहस, एक तवील बहस चल रही है। वो खोसा साहब के पेट में दर्द है, एजाज हसन साहब की भी कहीं पित्ते शित्ते में दर्द है, बहुत उनको तकलीफ है इसकी कि ये क्या है। देखिए, गुजारिश ये है, कोई भी जी शऊर शख्स ये नहीं चाहेगा कि फौज को कवानीन के हवाले से कोई प्रिविलेज हासिल हो। लेकिन जो कुछ उनको आइन ने हक दिया हुआ है उससे आप नहीं रोक सकते उनको। Whenever anybody will attack the defense installations and military personnel, he has to be tried under the military courts, in the military courts and under the Army Act, Official Secret Act. इसकी कनोटेशंस नहीं बता रहा कोई भी,
सिर्फ इससे बहुत रख रह गए हैं, वो ये है कि जो फौज के अंदर अहम इतलात होती हैं, इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, दुश्मन के हवाले से प्लानिंग, उसको लीक करना भी जुर्म है। तो ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए ना, फिर तो कोई सज़ा होनी नहीं चाहिए। और हमेशा से फौज ने कहा है कि हमारे अंदर एक सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, और उसकी मिसालें रिसेंट पास्ट में, एक तो ये 9 मई के बाद जिनको सजाएं हुए हैं उनमें 4 स्टार जनरल से लेके 3 स्टार जनरल, ब्रिगेडियर्स और पता नहीं कितने कर्नल और वो है। लेकिन इससे पहले तो मेरा ख्याल है कि नीचे ये एक्सपेक्ट करना कि इस तरह से कोई रिलीफ मिल जाए, अगर अपने लोगों को मिसाल बना के दिखाया गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है वो कोई रियायत जो है वो मिलने वाली है। अगर 4 स्टार जनरल्स को जो है आपके सामने मार्शल किया गया तो फिर उसकी लिस्ट जारी की उन्होंने, बाकायदा नाम दिए। एक उससे पहले थोड़ा सा पीछे चले जाए, आपको याद है एक मेजर जनरल को सजा हुई थी और फौज की इंफॉर्मेशन जो है लीक करने के, उसमें किसी ने उसको रा के साथ जोड़ा, किसी ने पेंटागन के साथ जोड़ा, जिसके साथ भी जोड़ा। इन चीज़ों पर अगर आप सॉफ्ट प्ले करेंगे तो आपकी जो डिफेंस है, आपकी जो डिफेंस की इंस्टॉलेशन है, आपके पास जो एक सबसे बड़ा डेटरेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो सारा वल्नरेबल हो जाएगा। खुदा के लिए ऐसी कोई हरकत ना करें कि लोग एनकरेज हों इससे। आप फिर आप दोबारा भी तैयार रहें किसी और सामने। मैं अर्ज करूं आपसे, फर्ज करें ये 102 लोग जो हैं ये प्रेशर के तहत या चीफ जस्टिस साहब की इंटरवेंशन की वजह से छोड़ दिए जाते हैं, व्हाट मैसेज विल गो कि दोबारा भी इस तरह की कि दोबारा आराम ना करो, तुसी फिक्र ना करो जनाब, जे कोटा बैठियां ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ नहीं ला सकता। इज दैट द मैसेज वी वांट टू गिव? It is dangerous and playing with fire. I hope कि ये ना हो। दूसरी बात ये है कि एतजाज़ हसन साहब इतने बड़े जूरिस्ट बनते हैं, हम तो बड़ी इज्जत करते थे उनकी, बड़ा उनके ऊपर हमें मान भी था। वो अब ये फरमा रहे हैं कि आप सो मोटो एक्शन लें। उस इतने बड़े कानूनदान को ये भी पता नहीं कि अब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से नहीं ले सकता सो मोटो, बिकॉज कानून बन गया हुआ है। और उस पर फिर जवाब दिया चीफ जस्टिस ने कि नहीं जनाब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। फिर वो मजीद मशवरा दे रहे हैं, मशवरा कर ले अपने साथी जजों के साथ। तो फिर शुक्रिया भी अदा किया। आप मुझे ये बताएं, ये कौन से इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? ये कौन सी कोर्ट की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उनको ऑनर किया जा रहा है? हम सारे शामिल हैं इस किस्म की तमाम वायलेशंस जो हो रही हैं। मेरे ख्याल से इसको नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क में कानून का जो है वो नहीं है इन प्लेस तो मुआशरा जो है वो बिल्कुल हेवायर चला जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल जी, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की मुखालफत कर दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल को पता है, अब जुबैरी साहब हों या शुएब शाहीन साहब हों जो सुप्रीम कोर्ट बार के हैं, वो जो उनका किरदार रहा है, जो उनका यानी इस पूरे क्राइसिस में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को परफॉर्म किया है, वो सबके सामने खुला हुआ है, सबको पता है, किसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लिहाजा मेरी तो ये दरख्वास्त होगी चीफ जस्टिस साहब से कि जाते जाते कोई एक अच्छा काम कर जाइए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि फ़ौज को आप अंधी इख्तियारात दे दें, अच्छा। बिल्कुल नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते मेक श्योर दैट 9th of May इज़ नॉट रिपीटेड। सही है, दैट इज़ नाइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, इस चीज़ को तो कम से कम मेक श्योर जो है वो करना ही चाहिए, और ये इस मुल्क की सालमियत के लिए भी यकीनन बहुत ज़्यादा इस वक्त नागुज़ीर है और ज़रूरी है कदम में जो उठाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज किया जी 12 कहू मनसूबे का इफ्तिताही तकरीब में खिताब, और उनकी जानिब से बड़ी एक अहम बात की गई है, और ये बात मेरे ख्याल में कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पर, जो कि अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे हैं। हमने देखा है कि जब पिछले टेन्योर के अंदर भी इस तरह की बातें होती रहीं कि मुलाकातें हो रही हैं, और शायद इस्टेब्लिशमेंट ने, ये एक आदमी है जिसको मार्क किया हुआ है, भाई से भी बगावत कर, बहुत सी ऐसी कहानियाँ थीं जो हम सुनते रहे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है जी कि ताने दिए गए कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सियासी दश्त पर 38 साल गुजर गए, ज़ाती मुफाद के लिए कभी भी सपरसलानों से मुलाकातें जो हैं वो नहीं की। बुखारी साहब क्या कहेंगे इस पर आप? कहानियाँ तो यकीनन आपके इल्म में भी हैं, जितनी बनाई जाती रही हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि ये जी उधर भाई से बगावत कर दी है, नून अलग है और रशीन अलग है, और शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो हमने भी सुनी थी। पहली बात तो ये कि मैं आपकी महारत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आपने पिछले बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो कोट कर दिए,
लेकिन जो मोहब्बत और रोमांस जो है वो खान साहब और जनरल बाजवा साहब के बीच था, हाँ। उसका तज़किरा मुनासिब नहीं समझा, तो मैं थोड़ा नहीं, वो कुछ आपके अगर लिए आप भी तो इजाज़त छोड़ा दें था ना मुझे भाई साहब। तो मैं उसका तज़किरा कर देता हूँ जी। कोई तकरीबन 20 के करीब ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें PTI के चीफ जो हैं जिस किस्म की खुशामद और तारीफ़ें करते नज़र आते हैं आर्मी चीफ की, और उनकी मेहरबानियों और उनकी शफ़क़तों की, कि कैसे उन्होंने इनकी कई दफ़ा बाहर से सरमाया लाने में मदद की, कैसे उन्होंने इन जमहूरियत को बचाने के लिए मदद की। वो इतनी तवील लिस्ट है उन वीडियोज़ की। लेकिन बाद में सलूक क्या किया इन्होंने उसके साथ, जनरल बाजवा के साथ, वो मैं थोड़ा सा हवाला दे के अब इनकी बात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ये कहा कि मुझे ताने दिए गए कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन दूसरे ही सांस में वो ये कह रहे हैं कि मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का बहुत अहम किरदार था। तो खुदा करे कि ये तारीफ भी वक्ती साबित ना हो, और ये जो इस वक्त एक पेज मंत्रा जो हमने पहले खान साहब के दौर में सुनी थी, अब भी हम सुन रहे हैं, बार बार इसका तज़किरा किया जा रहा है हर प्रोजेक्ट के, चाहे वो CPEC है, CPEC से जुड़े हुए दूसरे मंसूबे हैं, चाहे वो सऊदी अरब से पैसे लाने हैं, चाहे वो UAE से पैसे लाने हैं, हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े भरपूर अंदाज में आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रहे हैं। सही है। बस मेरी यही ख्वाहिश है इतनी सी कि अल्लाह करे कि ये देर पा साबित हो, ये भी, इसका भी हशर उसी तरह से ना हो। नहीं, देखिए ना बुखारी साहब, एक पेज मंत्रा कोई ताना तो है नहीं। एक कतई पेज नहीं मंत्रा है। अगर होता है तो वो आवाम के मफाद में है, मुल्क के मफाद में है, और अगर Correct. उसके एक पेज मंत्रा होने के बाद अगर आप तरक्याती काम करते हैं, मुल्क की मैशत को ऊपर उठाते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए बेहतर बात है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 3 साल तक एक मंत्रा चलाई जाए, फिर उसके बाद उसे एक पेज की ऐसी तैसी की जाए। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और अवाम, ये 3 पार्ट हैं एक मुल्क के, Stakeholders हैं, हाँ। स्टेक होल्डर मेन, ये मिलके अगर आपस में काम करें तो पाकिस्तान के पास क्या नहीं है, वो कहाँ से कहाँ मुल्क जो है वो जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जनाब जो इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त की कोऑर्डिनेशन है, इट्स ए हेल्दी साइन। ये कतन कोई बुराई नहीं है इसमें। फ़ौज को साथ लेके, फ़ौज के साथ मिलके, देखें ना कौन सी फील्ड में फ़ौज नहीं है। जो NLC है वो उनके जो ट्रॉलर्स हैं, जो उनका कम्युनिकेशन का, जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, बहुत अच्छा है। इसी तरह से वो जो है जो FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने किए हुए हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी कोई आफत आती है, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, तो आपने देखा है फ़ौज कितनी कमिटमेंट के साथ हर उस जगह पहुंचती है जहां तक आम आदमियों की रसाई नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें भूल नहीं जानी चाहिए, मेरा मतलब है याद रखनी चाहिए, ये बिल्कुल याद रखनी चाहिए। और एक और कहानी हमें याद है बुखारी साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है, मैंने कहा रह ना जाए, वो जो आपने कहा था कि ये जो परवेज़ खटक साहब पार्टी बना रहे हैं, और फिर ये जो है ये बिल्कुल ये लॉयल हैं बीच में से, और ये तमाम बातें आप करते रहे। मैंने कहा कि ये आप इज्यूम कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ ये मेरा अंदाज़ा है, और हो सकता है कि बात जो है वो ठीक भी हो, तो वो निकल आई है फिर ठीक। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पैट्रियट निकली थी, उसी तरह से PTI में से ये PTI पार्लियामेंटेरियंस निकली है। हाँ। और इनका इंतखाबी इत्तेहाद के लिए ऑफ़र करना PTI को से मेरी उस कहानी का यानी मंतकी अंजाम जो है वो हमारे सामने है। कि PTI और परवेज़ खटक साहब की जो पार्लियामेंटेरियन वाली पार्टी है, ये एक ही है, और ये बनाई गई थी सिर्फ इसलिए कि PTI का मुकम्मल कबाड़ा करने से पहले उसका कुछ हिस्सा बचा लिया जाए, जो कि यकीनी तौर पे बच गया। मतलब KP का वोट बैंक जो है उसको उसको इंटैक्ट रखने की एक कोशिश है, बिकॉज दैट वाज द होम बेस। अब वो रहती है नहीं रहती है, ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा आपको। इसलिए कि पिछले दौर की तरह से इस वक्त जो है एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं होगी, ये याद रखें। 2018 नहीं है, 2023 है जी। आगे आ जाए जनाब। जावेद लतीफ़ साहब, ये क्या बात है? अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे ये हमेशा क्यों होता है कि पार्टी की एक लाइन आती है, उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब आते हैं और वो ऐसी तैसी हो जाती है उसकी? ये जावेद लतीफ़ साहब की अलग लाइन होती है, इनको दी जाती है, होता क्या है? कहते हैं जी नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल उससे उलट स्टेटमेंट जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब। हाँ, ये इसलिए कि इनको समझा जाता है कि इनको ज़्यादा कुर्बत हासिल है नवाज शरीफ साहब के साथ और मरीम नवाज के साथ, रिश्तेदारी भी है, और ये हमेशा एक नई लाइन लेके आते हैं। अगर आपको याद हो, माजी करीब में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी लाइन पार्टी लाइन से बहुत मुख्तलिफ होती थी। ये आप अगर कहें कि ये बस अचानक एवं हो गया, एवं नहीं होता। ये एक फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयानात जो है वो दिलवाए जाते हैं। तो इंतखाबात होने हैं, टाइम पे होने हैं, नहीं होने हैं,
देर तक इंटरिम गवर्नमेंट पिछले चलेगी। कुछ अरसे से तो मुझे लग रहा है कि जावेद लतीफ साहब इज प्लेइंग अ बैड कॉप इन द पार्टी। Yes. हमेशा एक I different- think you have summed it up हाँ, very well. ठीक। This is a question of good cop, bad cop, और ये हर पार्टी में होते हैं। हाँ, सही है। और हर यहाँ पे पार्टी में ये होते हैं। जावेद लतीफ साहब है। ब्रेक का मुझे बार बार कहा जाए, शुक्र है कि हमने अपनी स्टोरीज जो हैं वो इस सेगमेंट की कवर कर ली। छोटा सा क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ में। वेलकम बैक। 5 अगस्त 2019 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा कश्मीर की असली हालत तब्दील करने के 4 साल मुकम्मल होने को हैं और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एहतजाजी रैलियाँ इस हवाले से निकाली जा रही हैं। यकीनन एक बड़ा तारीख़ी तौर पर नाजायज़ कब्ज़ा अगर इसको कहें तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बुखारी साहब जी, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि हमारी पीटीआई एक जमात थी, उसके सरबराह ने दुआ मांगी थी, अल्लाह करे मोदी साहब री इलेक्ट हो जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। और जो ही वो इलेक्ट हुआ फिर उन्होंने ऐसा मसला हल किया, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक करके कि आज तक कश्मीरी भी उसके ऊपर मातम कर रहे हैं और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक तरह से मातम कर रही है। इसलिए कि उसके बाद रियासती जबर की जो बदतरीन मिसालें हमने देखी हैं, वहाँ पर पहले किसी को राइट नहीं होता था कि वो ज़मीन खरीदे, नॉन कश्मीरी को उनको राइट दे दिया गया। और वहाँ पर अब वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए ला ला के हिंदुओं को बसाया जा रहा है, उनको अलॉटमेंट्स दे के नई नई कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं वहाँ पर। ये सब कुछ हो रहा है। ये जो इक़दाम 5 अगस्त को हुए थे, उसके ऊपर अगर मुस्लिम कम्युनिटी एक आवाज़ के साथ एहतजाज करती, OIC का इजलास होता, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में जाया जाता, तो शायद मोदी को रोका जा सकता था उन इक़दाम को करने से। जब कभी भी मोदी साहब दौरे पर जाते हैं या हिंदुस्तान का कोई इवेंट होता है, वहाँ पर कश्मीरी अपना एहतजाज रजिस्टर कराने पहुँच जाते हैं। सारा कुछ जो डिराइव किया है मोदी साहब ने कश्मीरियों को स्नब करने के लिए, कत्ल गारत करने के लिए, वहाँ की ख़वातीन की इस असमतें लूटने के लिए, वो इसराइली मॉडल है। इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है, आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि जो सिक्योरिटी के टैक्टिसेस, वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सारे इजरायली हैं कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए। वहाँ पर यासीन मलिक जैसे लीडर को उम्र कैद की सज़ा दे दी है, कोई जुर्म नहीं है उसका, कोई कुछ नहीं है। इसी तरीके से जो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, उसकी भी आवाज़ दबाने के लिए उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ भी बेपनाह एक्शन जो किए गए हैं। देखिए 4 साल हो गए हैं। अल्टीमेटली ये जो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर है, इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है। ये मेरी बात आप लिख लें, हम शायद नहीं होंगे तब, लेकिन ये एक दिन आज़ाद रियासत बन के रहेगी और इसका इल्हाक भी पाकिस्तान से हो के रहेगा। हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ 2-3 मामलों में थोड़ी सी नरमी दिखाई गई है। वो ये कि हम जब कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाता है तो उसके ऊपर चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, लेकिन जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। 5 अगस्त के सानहे को अगर हमने ज़िंदा रखा होता बाई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, कि हम पूरी दुनिया में वफूद भेजते, हम पूरी दुनिया में डॉसियर्स बना के हिंदुस्तान उस मकबूजा वादी में क्या कर रहा है, इंसानी हकूक़ की किस तरह की पामाली हो रही है, अगर इसके ऊपर हम आवाज़ उठाते तो यकीनी तौर पर हमारी आवाज़ जो है, कोताही आपको लगता है कि इसमें है, हमने बेपनाह कोताही है। उस तरह से कैश नहीं किया जिस तरह से कश्मीर के मुफाद के लिए हो सकता था। मैंने अर्ज़ किया ना आपसे कि हम सिर्फ इवेंट बेस्ड आवाज़ उठाते हैं और फिर भूल जाते हैं। दिन आया तो उठा लिया, जिस तरह ये दिन फिर हम भूल जाते हैं। हमें कश्मीर तो डे है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर इस इशू को जिंदा रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए यूनाइटेड नेशन पर, जहाँ पर 7 दहाइयों से ज़्यादा वो 2 रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल की पेंडिंग पड़ी हुई है। दुनिया में कहीं किसी की हवा सरक जाए तो यूनाइटेड नेशन इन एक्शन आ जाती है, लेकिन कश्मीरियों पर 7 दहाइयों से जुल्म हो रहा है। इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ उससे भी बदतर सलूक कर रहा है। मजाल है किसी की गैरत जागे, मजाल है किसी को शर्म आए, बिकॉज वो ये अदारे जो हैं ये सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस में चलते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा स्पॉन्सर चूँकि अमेरिका है, इसलिए कोई उनको पूछने वाला नहीं। यही हाल भारत का है। अब चूँकि अमेरिका ने अपने सारे अंडे भारत की टोकरी में डाल दिए हैं, तो अब तो ये शायद और मुश्किल हो जाएगी। ये और मुश्किल हो गया है, वरना जितना बड़ा इकदाम किया 5 अगस्त को, अगर उसके मुताबिक रिएक्ट किया जाता या उसके मुताबिक एक्शन लिया जाता तो मोदी साहब जो हैं उनको छुपने के लिए जगह न मिलती।
लेकिन इतना बड़ा इंसानी हकूक़ की पायमाली के बाद भी मोदी साहब दिन बनाते फिर रहे हैं। ये वही मोदी साहब है ना जिनको अमेरिका ने जिनको वीज़ा देने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी और वो बुचर ऑफ गुजरात के तौर पे जाने जाते थे, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था उन्होंने। अब जो है उनके साथ मोहब्बत और रोमांस जो चल रहा है वो आपके सामने है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे मीडिया और गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर कश्मीर की कॉज़ को ज़िंदा रख सकते हैं। हमें इस कॉज़ को ज़िंदा रखना चाहिए और ये कर्ज़ है हम पर जो कश्मीरियों का हमें चुकाना है। आप देखिए वहाँ पर इस वक्त ना तो कोई यानी नॉर्मल ज़िंदगी का कोई शायबा आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा। अक्सर इलाकों में जहाँ रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है वहाँ कर्फ्यू लगे हुए हैं, बेपनाह पाबंदियाँ हैं, 3 लाख से ज़्यादा अफवाज मज़ीद भेज दी गई हैं, 7 लाख पहले से थी। आप मुझे बताएं इतनी सी वैली के लिए 10 लाख फौजी जो हैं वो अगर वहाँ तैनात होंगे और ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं वो इसलिए कि उनको पता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं ये इंसानी हकूक़ की पामाली है। उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी जो है उसको भी ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि जो लोग वानी जैसे लोग जो हैं जो जद्दोजहद को चला रहे हैं, जद्दोजहद आज़ादी को, उनसे खैर की तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए इनको। वो भी ब्लीड करा रहे हैं, इनको ऐसा नहीं है कि भारत वहाँ पर आराम से बैठा हुआ ऐश कर रहा है। उनको भी चैलेंज किया जाता है, उनको भी वहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश जो है चलती रहेगी। मेरे ख्याल से एक और बात जो करनी चाहिए कि अब हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हम वो जो एक रवायती सा जुमला बोलते हैं ना कि जी हम कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी मदद करते रहेंगे, ये मदद ना करने की दलील है। मेरे ख्याल से हमें ये स्टांस लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो, जो कॉस्ट भी हमें अदा करनी पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके हम रकाब हैं। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई क़यामत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो ये है सूरत हाल। वहाँ पर जो गैर इंसानी समाजी पाबंदियाँ लगी हुई हैं उसको पूरी दुनिया की जो आलमी ज़मीर हैं, जो मामे हैं बहुत बड़े इंसानी हकूक़ के, उनको नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि हम मुसलसल आवाज़ उठाते रहें। हमारी हुकूमत जो है इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर सर्द खाने में ना जाने दें। मेरे ख्याल से इसके हवाले से किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वो अपने शहीदों की लाशों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफनाते हैं। हर गली मोहल्ले से जब एहतजाज के लिए लोग निकलते हैं तो पाकिस्तान के परचम उनके हाथों में होते हैं। और कौन सा जवाब चाहिए हमें? तो मेरे ख्याल से जो हम अपनी ड्यूटी या अपना जो फ़र्ज़ है उसको निभाने में जिस काहली से हम काम ले रहे हैं, हमें ये रवैया और सिर्फ मेरे ख्याल में बातों में नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।